टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण रॉय और इस बार हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं और गौरी आपको कई सारे टैक्स टिप्स देने वाले हैं जो आपको टैक्स बचाने में काफ़ी कारगर साबित होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि एचआरए क्लेम करते वक्त किन किन बातों का रखें ख्याल, बेहतर टैक्स प्लानिंग के जरिए कंपाउंडिंग से कैसे कमाएं ज्यादा मुनाफा, और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में हो रही देरी, तो इससे बचने का क्या है तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में है वह है एचआरए क्लेम करने को लेकर के। दरअसल एचआरए ठीक ठाक मिल जाता है और जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं वो एचआरए क्लेम करते हैं, टैक्स भी अच्छा खासा बच जाता है। लेकिन कई लोग एचआरए क्लेम करने में अनजाने में गलती कर देते हैं, कई लोग जानबूझकर गलती कर देते हैं। हाल का जो मामला आया था वो ये था कि एचआरए क्लेम करने के लिए फर्जी तरीके से रेंट रसीद लगा दी गई, गलत पैन दे दिया गया। तो ये लोग तो जानबूझ के टैक्स चोरी करना चाहते थे, तो उन पर तो इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करेगा। और वैसे लोग हमारे दर्शक होंगे भी नहीं, मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक काफ़ी समझदार हैं। लेकिन कई लोग अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं, तो उन गलतियों से कैसे बचे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले गौरी से। गौरी, ये एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए लक्ष्मण, एचआरए की अगर हम बात करें तो बहुत सालों से, लास्ट 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि एचआरए और अगर हम डोनेशन की बात करें, ये सबसे ज़्यादा मिसयूज सेक्शंस हैं सैलरीड को लेके। तो एचआरए में जब आप एचआरए क्लेम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक्चुअल में एचआरए पे करते हो, आपको एचआरए कंपनी से मिलता हो, आपके फॉर्म 16 में भी वो आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका मिसमैच आएगा और सरकार आपसे पूछ सकती है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपको नोटिस इशू कर सकता है कि आप इसे कंफर्म कीजिए। उसी के साथ साथ आप जिनको एचआरए यानी कि रेंट दे रहे हैं उनसे आप रेंट एग्रीमेंट बनाइए, उनको आप एक्चुअल में पेमेंट कीजिए, आपके बैंक अकाउंट से वो पेमेंट जानी चाहिए। वो जिनको पेमेंट मिल रही है अपनी रिटर्न में उसको वो दिखाएं और उस पर इनकम टैक्स भरें, तभी जो है आप एचआरए के नोटिस से बच सकते हैं। पिछले कई सालों में बहुत सारी जजमेंट्स हैं एचआरए को लेके, क्योंकि एचआरए बहुत लोग मिसयूज करते हैं। अपने ही ऑफिस में किसी को कोई एक जना होता है, यूजुअली देखा गया है, जो सब बहुत लोगों की रिटर्न भर देता है और उसमें गलतियां हो जाती है। और ये जो अब केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आया है, इसमें एक ही पैन पे बहुत सारे लोगों ने एचआरए क्लेम किया है। इससे ये समझ आता है कि कोई एक ही व्यक्ति बहुत सारे लोगों की रिटर्न भर रहा था और लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम टैक्स गुरु में डेफिनेटली यही बताते हैं कि आप अपनी रिटर्न खुद भरिए, किसी की हेल्प भी ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, ऐसे ब्लाइंडली नहीं कि किसी के भी पैन पे टैक्स बचाने के लिए आप एचआरए क्लेम कर दे। जेन्युइन होनी चाहिए। जब तक आप अपनी जेन्युइन रिटर्न भर रहे हैं आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं समझना चाह रहा था, चूंकि आपने कहा भी पैन का एग्जांपल दिया, तो कई लोग हालांकि रेंट पे रहते हैं लेकिन बहुत ही कैजुअली लेते हैं इन चीज़ों को, रेंट रसीद लगा देते हैं, कम रकम का होता तो पैन भी नहीं देते हैं। तो ये कितना, इससे बचने का क्या तरीका है? चूँकि अब लोग छानबीन करने में इनकम टैक्स विभाग आ जाएगा तो हो सकता है उस रेंट रसीद की भी छानबीन करे, आपने सही लगाया गलत लगाया। और दूसरा सवाल कि अगर मकान मालिक कई बार पैन देने से बचता है तो उसका कोई तरीका है क्या? देखिए वही बात है कि अगर आपको टीडीएस काटना है, जमा कराना है, मकान मालिक पैन नहीं दे रहा, तो आपने उनके साथ डील ही नहीं करना। सबसे पहली चीज़, आप किसी ऐसे व्यक्ति से ही रेंट पे मकान ले जो जेन्युइनली अपनी रिटर्न में उस इनकम को दिखा रहा हो, वरना उनकी वजह से आप ना फंस जाएं। दूसरा, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो अगर आप दो चीज़ों का मेनली, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, मेनली दो चीज़ों का आपको जो ध्यान देना है कि रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जो पेमेंट्स हैं वो आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए। जब आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, वो मनी ट्रेल है कि मेरे अकाउंट से निकल के लैंडलॉर्ड के अकाउंट में गया, आपकी ज्यादातर परेशानी वहीं दूर हो जाती है। अगर लैंडलॉर्ड ने अपनी रिटर्न में नहीं दिखाया, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे हमने पीछे भी कई सालों में देखा, बहुत ज़्यादा इशू बना जब कोई अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहा था। इस पे बहुत सारी जजमेंट्स हैं और जिसमें कोर्ट ने अलाउ भी किया कि आप पेरेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए। और उस पर कई बार पहले भी हम बता चुके हैं,
कि जब आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं तो एचआरए की सारी कंडीशंस आप अगर फुलफिल करते हैं तो मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स अपनी इनकम में इंक्लूड करके उसको अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं। रेंट एग्रीमेंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ एचआरए और आपका जो डोनेशन वाला सेक्शन है, बहुत ज्यादा नजर सरकार की इन दो सेक्शंस पे है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिसयूज होते हैं। बिल्कुल, तो इसका ख्याल रखिएगा। जैसा कि गौरी ने बताया, तो ये सारी चीज़ें जो है सो वो आपको एचआरए चूँकि काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, टैक्स बचाने का एक बेहतर जरिया होता है, तो लोग कई बार झांसे में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए जितना हो सके, और जिस टिप्स को गौरी ने दिया उसका पालन करिए, क्योंकि अगर फंस जाते हैं और ये पता चल जाता है कि अब जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसका ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं तेलंगाना, जहाँ निजामाबाद से मकरंद व्यवहारे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मकरंद साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर हूँ, यहाँ पे निजामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। मेरी सालाना आय रेवेन्यू लगभग 14 लाख की होती है। अच्छा। जिसमें से मेरे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के होते हैं। तो एक्सपेंसेस जाने के बाद जो मेरा नेट इनकम होता है 9 लाख, वो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में डालता हूँ। ठीक है। तो आज तक तो मैं अपना टैक्स कंप्यूटेशन नॉर्मल ओल्ड मेथड के हिसाब से कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि अगर फ्यूचर में मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD के हिसाब से करूं, तो मुझे टैक्स मेरे नेट इनकम जो 9 लाख है उसके हिसाब से बतानी पड़ेगी, या फिर 50% ऑफ ग्रॉस रिसीव्स विच कम्स अराउंड 7 लाख, तो 7 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो उनमें से कौन सा चीज करेक्ट रहेगा? बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है, जो कई सारे लोग हैं जो पर्सनल प्रोफेशन में हैं या बिजनेस करते हैं, तो सारे सवाल उनके मन में भी होते हैं। गौरी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए लक्ष्मण, हमने कई बार ऐसे सवाल शो पे डिस्कस किए जिसपे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स का अलग अलग व्यू है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो बोलते हैं आप एग्जैक्ट 50% 44ADA के केस में ले लीजिए, और वो दिखाते भी हैं। पर मैं हमेशा अपना व्यू बताती हूँ, मेरे हिसाब से आपको एक्चुअल दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे उसमें ये नहीं कहा कि आप एग्जैक्ट 50 दिखाइए, उसमें ये कहा है कि जो एक्चुअल है या 50% जो भी हायर है वो दिखाइए। तो अगर आप 9 लाख दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सेफ हैं और आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट 50 अगर आप दिखाएंगे तो हो सकता है आगे चल के दिक्कत हो, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इसमें अगर आप और किसी से बात करेंगे हो सकता है आपको एक अलग व्यू देखने को मिले, क्योंकि सेक्शन 44AD जिसमें हम 6 और 8% लेते हैं, और ADA जिसमें हम 50% लेते हैं प्रोफेशनल्स के केस में, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स के अलग अलग व्यू हैं। बट अगर आपको सेफ चलना है, जेन्युइन अपनी रिटर्न भरनी है, आप 9 लाख पे टैक्स भर के, और इसमें आपको भी फायदा है, आप ज्यादा टैक्स देंगे तो आप जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये सारी चीजें भी ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि आपने ज्यादा इनकम शो की है, आप उसको आराम से कर पाएंगे। आपको कहीं भी मिसमैच नहीं आएगा सरकार के एंड से कि आपकी इनकम कम है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स या आपके खर्चे ज्यादा हैं। मुझे लगता है मकरंद साहब को ये, डॉक्टर मकरंद साहब को ये कहना ज्यादा बेहतर हुआ कि आप ये भी देख लीजिए कि आप अभी जो 9 लाख बच रहे हैं, सिर्फ 7 लाख को आप 5 लाख को खर्चे दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसे खर्चे तो नहीं है जिसको आप नहीं दिखा रहे हैं, उसको आप चाहे जेन्युइन खर्चे हो रहे हैं तो आप उसको दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट आपके यहाँ आ रहा है, उनके लिए आपने कुछ पानी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ इस टाइप से व्यवस्था आपने कर रखी है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे खर्चे आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, तो आपने कोई स्टाफ रखा है, कोई असिस्टेंट है, कोई ड्राइवर है, गाड़ी का पेट्रोल है, फोन का बिल है, बिजली, जो आप ऑफिस जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कोई जो आपके पेशेंट्स आ रहे हैं उनको आप चाय कॉफी कुछ पिला रहे हैं, या कोई आपने इक्विपमेंट खरीदा, कोई दवाइयाँ खरीदी, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है वो आप सब क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है जो आप कहीं मिस कर रहे हैं। मतलब 50% का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती 50% तक खर्चे मत ले जाइए। जेन्युइनली अगर 50% तक खर्च हो रहा है तो आप उसको दिखा सकते हैं। मकरंद साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं सर, क्लियर सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए। अब चलते हैं लुधियाना, पंजाब, जहां से नरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? फाइन सर, आप नहीं, कैसे हो सर?
हम लोग बहुत अच्छे हैं, बताइए। बहुत अच्छा लगा आप हमें कॉल किए हैं। क्या उलझन है टैक्स गुरु, कैसे आप इस उलझन को दूर करें? मेरा क्वेश्चन ये है भी जैसे एक एम्प्लॉय वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड में अप टू 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन कर सकता है इन ईयर। वॉलंटियर पीपीएफ की बात कर रहे हैं, वीपीएफ की बात? वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो उसमें अगर 2.5 लाख रुपए तक अप टू 2.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूशन करता है तो वो टैक्स फ्री है। अगर 2.5 लाख से ऊपर करता है वो टैक्सेबल है। मेरा क्वेश्चन ये है भी जो टैक्सेबल होगा तो वो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? एम्प्लॉय डायरेक्टली पे करेगा या वहां से ही टीडीएस डिडक्ट करेगा ईपीएफ डिपार्टमेंट, या वी कैन से दैट कंपनी उसमें डिडक्ट एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगी, क्या करें? हाँ, बिल्कुल, सवाल काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले दिनों मुझे याद है कि सरकार ने बजट में इससे जुड़े नियमों में बदलाव भी किया था वॉलंटरी पीपीएफ के बारे में। क्या है इनकी उलझन कैसे दूर होगी? तो देखिए, जब ये चेंज अनाउंस किया गया था कि 2.5 लाख तक आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर अब हम टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। उसी के कुछ समय बाद एक क्लैरिफिकेशन आई थी, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। उसमें बताया गया था कि आपके 2 अकाउंट मेंटेन होंगे। पहला, जिसमें आप 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। दूसरा अकाउंट जो 2.5 लाख के ऊपर की कंट्रीब्यूशन है उस पे इंटरेस्ट आपका अलग से होगा, जो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब ये आपका जो दूसरा अकाउंट है, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका टीडीएस कट के आएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि देखिए, टीडीएस का जो रेट होता है वो एक फिक्स रेट होता है ज्यादातर केसेस में। अगर सैलरी की हम सैलरी को हटा दें, बाकी सब चीजों में एक फिक्स रेट होता है। अब जरूरी नहीं है कि जितना टीडीएस कटा है आप भी उसी स्लैब रेट पे फॉल करते हो। जैसे आपका 5% टीडीएस कटा है किसी इनकम से, या 10% कटा है, और आप 30% ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो जो बैलेंस है वो आपको जमा कराना है। तो आपका हो सकता है टीडीएस कट के आए, हो सकता है ना कट के। अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो हो सकता है टीडीएस ना कटे, लेकिन आपको अपनी रिटर्न में दिखाना है। टीडीएस अगर कट भी गया तो जो बैलेंस अमाउंट है आपका, आपको वो जमा करा के करना है। और जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वो जो बैलेंस है वो कैलकुलेट होके आपको दिख जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ये टैक्स आपका क्यों और कैसे बन रहा है। नरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब ये कहने का मतलब है जो ऊपर वाला और सेकंड अकाउंट में से जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो टीडीएस डेबिट करके बाकी का जो बैलेंस होगा अकॉर्डिंग टू माय टैक्स स्लैब मुझे ईयर ऑन ईयर जमा करवाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही समझे आप। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे बेहतर टैक्स प्लानिंग के जरिए कंपाउंडिंग से कैसे कमाएं ज्यादा मुनाफा। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक उलझन जो कई सारे टैक्स पेयर्स के मन में होता है और कई बार लोग अनजाने में ध्यान नहीं दे पाते हैं, वह कंपाउंडिंग को लेकर के। कोई एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा होता है, किसी को म्यूचुअल फंड से मिल रहा होता है, और वो जो पैसा कई बार कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है, कई बार ईयरली होता है। तो इसका टैक्सेशन से क्या रिश्ता है? क्योंकि कई जगह मैं देखता हूँ टैक्सेशन बचाने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। देखिए लक्ष्मण, बहुत कम लोगों को ये पता है कि टैक्सेशन की वजह से आपका जो कंपाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है लॉन्ग रन में। तो अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करें, एक एफडी और एक म्यूचुअल फंड्स। जैसे एफडी के केस में आपका हो सकता है जो आपका इंटरेस्ट है वो ऑन ईयरली बेसिस आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है, उस पर आपको 8% अगर ब्याज मिला है, जो कि वैसे काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर सीनियर सिटीजन की मैं बात करूं 8% अगर हम ले लें तो उसमें आपको 8,000 का इंटरेस्ट मिला है। अब उस 8,000 पे आपने 30% हो सकता है टैक्स दे दिया, तो अब उसका जो बैलेंस है वो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो एफडी में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस टैक्स देना होगा, तो आपका जो री इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कम होगा। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप जब तक उसको रिडीम नहीं करते, यानी कि नोशनल प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं है, तो जितना आप कमाते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो आपका री इन्वेस्ट होता रहता है, और आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर या जो भी उसमें जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको और प्रॉफिट होता रहता है। तो लॉन्ग रन में जब आप
एंड में टैक्स देंगे तो वो टैक्स आपका कम बनेगा रादर देन इन कंपैरिजन टू एफडी जो आपने हर साल टैक्स दिया है। तो टैक्स को जितना आप डेफर करेंगे उतना ज्यादा आपकी कंपाउंडिंग अच्छा परफॉर्म करेगी और आपका लॉन्ग रन में उतना ज्यादा कॉर्पस आएगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि कई बार लोग स्विच नहीं कर पाते हैं। सीनियर सिटीजन का आपने एग्जांपल भी दिया कि हमें सिर्फ कंपाउंडिंग से के लिहाज से म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर जाएं, कहीं और जाएं। तो अगर सिर्फ एफडी कर रहे हैं तो उनके लिए कोई टिप्स टैक्सेशन के लिहाज से? देखिए, अगर कोई सिर्फ एफडी कर रहा है और उनको एफडी ही करनी है तो वो बैंक में एक चीज जाके पूछ सकते हैं जो हार्डली कोई पूछता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो कंपाउंडिंग होगी आपकी, वो कैसे होगी, आपका इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट होगा, क्वार्टरली या एनुअली। अच्छा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है, 8% आपका एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 1 लाख साल के एंड में बनेगा 1,08,000 और 5 साल के एंड में बनेगा 1,46,932 रुपीज। वहीं अगर हम इस 1 लाख को क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड करने लग जाएं तो 1 लाख आपका साल के एंड पे बनेगा 1,08,234, जो पहले बना था 1,08,000, तो 234 रुपीज का आपको यहाँ फायदा है। और 5 साल के एंड में ये आपका बनेगा 148,594, यहाँ पे 2,500 तक का आपको फायदा है। ये मैं सिर्फ 1 लाख के एफडी के अमाउंट पे बता रही हूँ। जब आप एफडी का अमाउंट आपका ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता रहेगा। टैक्सेशन के लिहाज से क्या बेहतर है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना या फिर एनुअली करना? देखिए, जब आप अपना टैक्स फिल करेंगे, टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट आपको एक साथ दिखाना होगा। आपका क्वार्टरली में टैक्स ज्यादा बनेगा, लेकिन वो इसलिए बनेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा टैक्स देना शायद बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपको कंपाउंडिंग के लिहाज से आपको क्वार्टरली रिटर्न देनी है, क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट क्रेडिट आपको लेना है। और अगर आपको टैक्स डेफर कर सकते हैं आप, यानी कि कोई और इंस्ट्रूमेंट में जा सकते हैं जहां पे इंस्टेंट आपको टैक्स नहीं देना, जितना ज्यादा बाद में टैक्स देंगे, टैक्स आप जेन्युइन देंगे, सही देंगे, जितना बनता है उतना ही देंगे, लेकिन बाद में देंगे तो आपको उतना ही फायदा होगा। चलिए, तो जब भी आप टैक्सेशन के लिहाज से देखें तो कंपाउंडिंग का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक बचत का बेहतर तरीका यहाँ पे हो सकता है। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं राजस्थान, जहाँ से सवाई माधोपुर से हमारे साथ अशोक सिंघल साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं टैक्स गुरु कैसी आपकी मदद करें? हाँ सर जी नमस्कार। गौरी जी आपको भी प्रणाम। मैडम, एक ये था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों हम गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं और हम पेंशन होल्डर हैं। हम पिछले 17 साल से हम म्यूचुअल फंड के SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छी रकम हो गई है और अब हम अपने मकान का रेनोवेशन करना चाहते हैं, जिसमें 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, पैसा खर्च होगा। वो हम अपने म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकते हैं, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना पैसा निकालने पर हमको कैपिटल गेन लगेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैपिटल गेन हम कैसे बचाएं, क्योंकि तो हमारा ही पैसा है और इस पे कैपिटल गेन लगेगा, 40 से 50 लाख रुपए निकालना है, कैसे होगा? तो आप जिस घर में रह रहे हैं उसी को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई एडिशनल फ्लोर या कुछ बनाने का सोच रहे हैं? नहीं, हम इस घर को गिरा के नया मकान बनाना चाहते हैं, जिसमें हमें इतना पैसा चाहिए। अच्छा, मतलब प्लॉट वही रहेगा, उसको घर को हटा के पूरी तरह से नया घर बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो हमारा सेक्शन 54F है, ये आपके ऊपर एक तरह से अप्लाई हो सकता है, जिसमें आप कोई भी एसेट बेचते हैं अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तो आप उसको रेजिडेंशियल हाउस में रीइन्वेस्ट करके अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी घर या तो परचेज करना होता है या कंस्ट्रक्ट करना होता है। सेम घर को अगर आप रेनोवेट कराएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना रहे हैं, यानी कि आपने घर जैसे डिमोलिश कर दिया, पहले सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था, अब आप सेकंड और थर्ड भी बना रहे हैं, तो आप एडिशनल के लिए आप जो है उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। उसमें कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें एडिशनल फ्लोर बनाने के लिए 54F का जो फायदा है वो दिया गया है। सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ जजमेंट्स हैं जहां पे SSC को इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिनाई कर दी जो बेनिफिट है एडिशनल फ्लोर की फॉर अंडर सेक्शन 54F, लेकिन कोर्ट ने अलाउ किया कि आपने एडिशनल एक फ्लोर बनाया है तो हम आपको 54F का फायदा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वो अपने घर को तोड़ के डिमोलिश करके नया
फ्लैट बना रहे हैं तो उसको एडिशनल फ्लोर माना जाएगा? एडिशनल होना चाहिए, यानी कि अभी अगर ग्राउंड और फर्स्ट है तो वो सेम बना रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो उनको बेनिफिट मिलेगा, और ये लिटिगेशन का मैटर है बहुत ज़्यादा। बट अगर आप सेकंड फ्लोर भी बना रहे हैं तो आपका वो एडिशनल फ्लोर का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको बेसिकली देखना ये है कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको बेनिफिट उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो एक आप एडिशनल घर को आप लेके आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो 54F है उसका एक तरह से पर्पस जो मैं समझती हूँ वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा घर बने तो अच्छी बात है। तो अगर आप सेम ही घर को रखेंगे तो फिर उसमें तो आपको सरकार बेनिफिट नहीं देगी। एडिशनल घर आप लेके आ रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लिटिगेशन का मैटर है। नियम बहुत साफ नहीं है, लेकिन नियम का जो मकसद, उस मकसद को तो आप पूरा कर रहे होंगे। लेकिन कई बार शब्द अगर कोई नियम को पकड़ के चलना चाहे तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स विभाग पूछे इस पे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये एक तकनीकी पेच है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अशोक जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ हद तक उलझन दूर हुई होगी। अगर फिर भी उलझन बनी रहे तो आप हमसे संपर्क करिएगा। अब चलते हैं पुणे, जहां से पराग लेले साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पराग साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते मैडम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, मैं हर संडे देखने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि 80E से रिलेटेड है, विच इज फॉर हायर एजुकेशन। तो मैंने मेरे बेटे के लिए हायर एजुकेशन लोन लिया है अराउंड 50 lakhs। सो उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मुझे मिल सकता है क्या इफ आई एम इन द न्यू रिजिम ऑफ टैक्स, या इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल तो मैं न्यू रिजिम से फिर से ओल्ड रिजिम में जाना पड़ेगा क्या? वो ठीक है, समझ गया। देखिए, सबसे पहले ये जो सेक्शन है आपका एजुकेशन लोन का, ये 80E सेक्शन है, जिसमें लिखा गया है कि आप जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर आपने किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड से लिया है आपने लोन, तो आप इसका जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो सारा का सारा आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड रिजीम में, क्योंकि न्यू रिजीम में ये सारी डिडक्शंस हटा दी गई हैं। अब क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट की अपर लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही क्लेम करना है, आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बन कितना रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और आपको ओल्ड रिजीम में ज़्यादा फायदा हो रहा है तो आप ओल्ड में जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट इतना नहीं है कि आप उसको ओल्ड रिजीम में क्लेम करने के बाद उसमें टैक्स बचा पा रहे हैं तो आप न्यू में रहिए और न्यू में जो है अपना टैक्स भरिए। तो आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन 80E यूजुअली आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे देता है। अगर आपकी और भी सेक्शन साथ में हैं तो आप सारे सेक्शंस को क्लेम कीजिए ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम करिए विदाउट एनी सेक्शंस, और फिर देखिए आपके लिए कौन सा बेहतर है। बिल्कुल, ये कैलकुलेटर जो है पराग साहब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी दे रखा है, आप उस पर जाएंगे, सारी चीज़ों की डिटेल भरेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कहाँ पे आपको फायदा हो रहा है और उसके हिसाब से आप फैसला यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जीएसटी से मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट में हो रही है देरी, तो कैसे इससे बचें, बताएं छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं हम सीधे राजस्थान जोधपुर, जहां से जय किशन प्रजापति जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रजापति जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि कम से कम जीएसटी के बारे में हम आपको कुछ जो हम नहीं बिल्कुल, कभी भी आप जीएसटी जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर ऐसा है कि जीएसटी के रिटर्न भरने में दो तरह का सिस्टम है, एक तो 3 महीने का है और एक महीने का। तो हम हर महीने रिटर्न भरते हैं। हम लोग बैटरी ट्रेड में काम करते हैं और 28% जीएसटी एप्लीकेबल होती है। कुछ पार्टी जिनसे हम लोग मटेरियल लेते हैं वो लोग 3 महीने में रिटर्न भरते हैं, टैक्स वो हर महीने भरते हैं। हमको उसका इनपुट रिटर्न जो क्रेडिट है टैक्स का जीएसटी का वो 3 महीने बाद मिलता है। ठीक है। हाँ, तो देरी से मिलता है, आपका कहना ये है? हाँ, हमारा इस चक्कर में क्या होता है, पैसा भी फंस जाता है, हमको डबल टैक्स भरना। कैसे बचें गौरी जी, तो बड़ा संगीन मामला है। नहीं देखिए, इसमें देखने वाली बात यह है कि जो
क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं, जैसे आपने बोला वो हर महीने टैक्स भर रहे हैं, तो वो हर महीने टैक्स भी भर रहे हैं। उसके साथ साथ एक फैसिलिटी है, जब क्वार्टरली रिटर्न लाई गई थी तो एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी IFF, जिसमें आपको मंथली बेसिस में B2B सप्लाईज की डिटेल भरनी होती है। यानी कि जो भी सामान आपके बीच में एक्सचेंज हो रहा है उसकी रिटर्न वो IFF में जाएगा। तो जैसे ही वो IFF में जाएगा और उसकी पेमेंट होगी वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप एक बार उनको बोलिए कि 3 महीने में ना भरने की बजाय वो IFF को मंथली भरें। जो हो सकता है वो भर भी रहे हो, लेकिन हो सकता है गलती से आपकी रिटर्न जो B2B सप्लाई है वो रह गई हो। तो आप एक बार उनसे क्रॉस चेक कीजिए कि IFF ठीक से भर रहे हैं कि नहीं। अगर वो IFF ठीक से भरेंगे आपको क्रेडिट अपने समय पे मिल जाएगा। चलिए, अगर इसके बावजूद, चेक करने के बावजूद ये दिक्कत आपकी रह जाती है प्रजापति जी, तो हमसे फिर से संपर्क करिएगा, आपकी उलझन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आप भी अपने सवाल हमें लिख सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।